व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है, जॉइंट पेन, जिसकी वजह से अक्सर लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और रोज़मर्रा के काम करने में भी लोगों को दिक्कत होती है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसी के लिए आज मेरे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर नीलाभ। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में माहिर हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर नीलाभ से। वेलकम डॉक्टर नीलाभ, वंडरफुल टू हैव यू हियर। नमस्कार डॉक्टर नीलाभ, मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जॉइंट पेन या जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है और किसको कब कैसे पता चलता है कि उसको ये प्रॉब्लम है, आर्थराइटिक प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम जॉइंट पेन की बात करते हैं, इसके कई कारण होते हैं। जैसे कुछ हम बोलते हैं मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज हो गया कि जैसे किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो, या कैल्शियम की कमी हो, विटामिन डी की कमी हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, B12 कम हो, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो। तो ये सारे कंडीशंस हैं जो बोन्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स खराब होते हैं। ओके। से दूसरी जो प्रॉब्लम होती है ओबेसिटी। कोई अगर ओवरवेट है तो उसकी नी जॉइंट, हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट ये खराब होने शुरू हो जाते हैं, पेन आनी शुरू हो जाती है जी। चौथा काज होता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मसल्स आपकी वीक हो गई। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मसल का टोन प्रॉपर नहीं है, तो वो जॉइंट्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ग्रेजुअली जॉइंट्स में पेन आनी शुरू होती है। ओके। और उसके बाद से अगला कैटेगरी होता है जो हम अर्थराइटिस की बात करते हैं, जिसमें कई तरह के अर्थराइटिस हैं जो जॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सोरियासिस के साथ होता है। इवन जो इंटेस्टीन में जो अल्सराइटिक कोलाइटिस हो या क्रॉस डिजीज़ हो, उसमें भी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। कई कंडीशंस होते हैं जिसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनके अलावा अगर किसी का फ्रैक्चर हुआ हो, कोई ट्रॉमा हो जिसकी वजह से जॉइंट्स खराब हो गया, तो उसमें भी अर्थराइटिस आनी शुरू हो जाती है। जी। तो ये कई कारण हैं, और इन सब कारणों के ये ट्रीटमेंट जो है हमें कारण की तरफ से जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का जॉइंट में पेन हो रही है ओवरवेट के लिए, तो हम हमेशा पेशेंट को समझाते हैं कि आप डाइटिशियन को पकड़ें और अपना वेट लूज करना शुरू करें। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो फिर बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जाएं। जी। किसी चीज़ की कमी से अगर हो रहा है तो वो एज ए सप्लीमेंट आप लेना शुरू करें, चाहे वो कैल्शियम हो या विटामिन डी हो या B12 हो या थायराइड हो। अगर यूरिक एसिड हाई है तो उसे कंट्रोल करें, अगर शुगर हाई है तो उसे कंट्रोल करें। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। और अगर अर्थराइटिस है तो फिर उसके दवाइयाँ अलग होती हैं, वो दवाइयाँ आपको लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं। जी। तो डॉक्टर नीलाभ, कैसे पता चलता है कि किसी को आर्थराइटिक प्रॉब्लम है? हाउ डज अ पर्सन कम टू नो एंड व्हेन शुड ही एक्चुअली कंसल्ट ऑर्थोपेडिक फॉर दिस? जी, सबसे पहले शुरुआत होती है जॉइंट में हल्के हल्के दर्द से। काफ़ी हल्का दर्द होता है, और पेशेंट की जो कॉमन कंप्लेन होती है कि जब मैं बहुत देर खड़ा रहता हूँ या एक पोजीशन में बहुत देर बैठता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता हूँ, तब मुझे दर्द होती है। अदरवाइज मुझे कोई दर्द नहीं होती। धीरे धीरे ये दर्द बढ़नी शुरू होती है। और जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हम कहते हैं कि आप जैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, तो ये पेन आना शुरू हो जाता है। तो जब भी पेन आपकी शुरुआत में हो, दैट इज़ द राइट टाइम कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को कांटेक्ट करें। और जो एक इंग्लिश में प्रवर्ब है, निप इन द बड, कि शुरुआत में ही उसे ख़त्म कर दें। कारण पता करें, उसे ख़त्म करें कि आपका जॉइंट पूरा प्रॉपर बना रहे। जी। ओके। जब ये तो हुई बात शुरुआत की, चलिए डॉक्टर के पास चले गए और ट्रीटमेंट करा लिया, बट अगर नहीं कराया तो डेफिनेटली आगे चल के फिर और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कई बार सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे हम सब डरते हैं। तो मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स कि आप इसके बारे में थोड़ा सा डर दूर करें या इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, अगर रेस्ट पेन मतलब जब पेन कंटिन्यूअस हो जाता है, आप सो नहीं पाते दर्द की वजह से, या आप बैठे भी हैं तो भी दर्द हो रहा है, तो दैट इज़ द टाइम आपको सर्जरी के विषय में सोचना शुरू करना चाहिए, नंबर 1।
जब आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, यानी आपने टॉयलेट जाना है, आपने काम पे जाना है, कहीं जाना है, वो हैम्पर होना शुरू हो जाए पेन की वजह से, दैट इज़ द टाइम आप सर्जरी के लिए सोचना शुरू करें। जी। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नी पेन, घुटने का अगर दर्द आ रहा है जिसमें ये दो चीज़ें, रेस्ट पेन हो रहा है या आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैम्पर हो रही है, जी। और आपको डॉक्टर ने एक्सरे करवाया, बोला घुटना काफ़ी ख़राब है, इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं करवाना चाहते हैं, या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, उसका MRI करवाइए। जी। जब जॉइंट होता है, जो बोन होती है जॉइंट्स की, उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, जो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर वो झिल्ली सही सलामत है, तब आप कंजर्वेटिवली दवाइयाँ खा के, एक्सरसाइज से आप गुजारा कर सकते हैं। ओके। लेकिन वो आर्टिकुलर कार्टिलेज अगर MRI में डैमेज आ रहा है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवा कि ऑपरेशन जाके करवाएं। दैट इज इरिपेयरेबल। हाँ, दैट इज इरिपेयरेबल, वो रिपेयर नहीं होता है। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, जॉइंट आपका खराब है, तो धीरे धीरे ये सिर्फ जॉइंट ही नहीं होता है, पूरा बॉडी डिटोरिएट करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर फिर भी कोई ना कराए तो देन व्हाट इज द प्राइस इज टू हाई। या जैसे कोई गाड़ी है आपके पास और गाड़ी का एक टायर खराब हो गया, टायर से गाड़ी चलती है, करेक्ट, हम घुटने से चलते हैं, और आप कहते हैं जी मुझे टायर ट्यूब नहीं चेंज करवाना, तो क्या हो जाएगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा, महीने बाद आप चलाने जाएंगे तो गाड़ी आपको टो करके ले जानी होगी, चल नहीं पाएगी। वही चीज़ें शरीर के साथ होती है। आप कहते हैं कि जी मुझे जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करवाना है, आप चलना छोड़ देंगे, वेट बढ़ना शुरू होगा। करेक्ट। चूँकि चल नहीं रहे हैं तो लंग श्रिंक करना शुरू कर देता है, तो आप 2 कदम भी चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। हार्ट की नसें ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। तो वो हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। अच्छा, उतना ही नहीं, डिप्रेशन होना शुरू होता है, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू होता है, पूरा बॉडी डिटोरिएट कर जाता है। जी, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया डॉक्टर आपने। और मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स, अगर डॉक्टर निलाब से मिलना चाहते हैं तो उनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। तो डॉक्टर निलाब, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सर्जरी और इन चीज़ों से डरते हैं, तो वैसे ही एक बहुत कॉमन नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है जो एज के बाद कई लोगों को करानी पड़ती है, और सक्सेस रेट उसका आई रियली डोंट नो, मतलब आप बताएंगे कैसा है और हाउ सेफ इज़ इट? क्योंकि लोगों को अक्सर ये लगता है कि एक बार ही सर्जरी कराई तो शरीर गया, फिर हम शायद प्रॉपरली चल भी नहीं पाएंगे और मे बी डेली रूटीन के काम कैसे करेंगे, लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। उसी डर से वो बेड पे बैठे रहते हैं और वैसे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे व्यूअर्स को ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली ये नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है, जिसमें हम लोगों ने कई बार ऑब्जेक्ट भी किया है कि इसका नाम बदलना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट से लोगों को लगता है कि घुटना काट के हटा दिया जाएगा, अब कुछ आर्टिफिशियल वहाँ पे उस जगह लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि बोन्स के ऊपर जो एक झिल्ली होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ आपस में रगड़ खानी शुरू हो जाती हैं और पेन होना शुरू होता है। तो जो 2 हड्डियाँ हैं, जो एक जांघ की हड्डी आ रही है, नीचे पैर की हड्डी आ रही है, इसके ऊपर हम एक मेटल का कवर चढ़ा देते हैं। ओके। जब जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसी मेटल का कवर चढ़ गया, ओके, तो अब बोन्स आपस में टकराएंगी नहीं, और उसके बीच में एक पॉलीथिलीन होता है, उसकी पैक डाल देते हैं। ओके। तो जब जो मूवमेंट होती है वो पॉलीथिलीन के पैक पे होनी शुरू हो जाती है। तो हड्डियाँ आपकी वही हैं, जॉइंट्स आपका वही है, बस हमने एक स्पेस क्रिएट कर दिया और बोन्स को हमने कवर कर दिया कि वो फ्रिक्शन होनी बंद हो जाए, जिससे पेन खत्म हो जाए। करेक्ट। दिस इज द सर्जरी। तो इसका नाम जो है होना चाहिए एक्चुअली नी रीसर्फेसिंग सर्जरी। ओके, कि हमने सिर्फ रीसर्फेस किया है, करेक्ट। हमने कोई घुटना काट के हटाया नहीं है, कोई बदला नहीं है। इट्स 100% सेफ सर्जरी। अगर आप सही में आपके घुटने काफ़ी ख़राब थे, नहीं चल पा रहे थे, ये सर्जरी के बाद से इमीडिएट पेन में आराम आना शुरू हो जाता है। जो यूजुअल होता है कि हम इनिशियली वॉकर देते हैं, अगर सुबह ऑपरेट करते हैं तो शाम से पेशेंट को चलवाना शुरू कर देते हैं, सेम डे। ओके। अगर मान लीजिए ऑपरेशन में लेट हो गया तो फिर अगले दिन सुबह से शुरू करवाते हैं।
तो फुल वेट बियरिंग वॉकर लेके पेशेंट चलता है, घुटने बेंड करना शुरू करता है, मूवमेंट शुरू हो जाती है। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। ऑपरेशन जब हो गया उसके आगे का रोल फिजियोथेरेपिस्ट का होता है जी। और एक दिन के बाद से हम सीढ़ियाँ चढ़वानी उतरवानी, सीढ़ी चढ़ना उतरना सिखाना शुरू कर देते हैं। ओके। तो कोई आपकी एक्टिविटी नहीं हैम्पर होती है, बल्कि पेशेंट को हम ये इनकरेज करते हैं एक दो दिनों में जहाँ कंफर्टेबल हो जाए वो वॉशरूम अगर खुद चल के जाए। ओके। और जब पेशेंट को हम छुट्टी करते हैं डिस्चार्ज के बाद, हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपने खाना अपने डाइनिंग टेबल पे जाके खाना है, वॉशरूम अपने घर का यूज़ करना है, बेड पे नहीं करना है। और कोई बालकनी वगैरह हो तो आप जाइए बालकनी में बैठिए, बैठ के मौसम का आनंद लीजिए। जी जी। ये 2 वीक तक तो वॉकर होता है, 2 वीक के बाद वॉकर भी हम छुड़वा देते हैं। ओके। फिर हम इनकरेज करते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी डेली लिविंग की है वो शुरू करें। जैसे आपकी लेडीज़ हैं तो किचन में जाके कुकिंग करती हैं, तो वो आप करना शुरू करें। बाहर निकलें, कोई पार्क हो पास में तो जाएं, पार्क में वॉक करना शुरू करें, दोस्तों से मिलना शुरू करें। ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन शुरू के हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहता है। इसके लिए हम मेडिसिन देते हैं कि वो कवर हो जाए। ठीक है। 3 महीने में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। ओके, सो रिकवरी टाइम इज लाइक मोर और लेस 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में यू स्टार्ट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। ओके। कि सब कुछ आपका छूट गया है और आप जो भाग दौड़ कर रहे थे, जितना पहले कर रहे थे उससे 10 टाइम ज़्यादा करते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन डॉक्टर नीलाभ। जाने से पहले मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए, something that is general, I mean it is applicable to everybody, but at the same time specially जिनको joint pain की problem है, मे बी अर्ली स्टेज में है या जो सफ़र कर रहे हैं, तो वो घर बैठ के क्या कर सकते हैं टू हैव हेल्दी जॉइंट्स? जी हाँ, 3-4 चीज़ें करनी चाहिए। जो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखें। जी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका BMI कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स, उससे ज़्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरा, रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहें और ये कहीं भी कोई बीमारी की शुरुआत हो तो उसको इमीडिएट वहीं पे कंट्रोल करें। अगर कोई डिफिशिएंसी आ रही है तो सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। करेक्ट। कोई बीमारी शुरू हो रही है तो उसको कंट्रोल करें। तीसरा, बी एक्टिव, एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करें, मसल्स को स्ट्रेंथन करके रखें। अगर ये 3-4 चीज़ें आप करते हैं तो आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे और आपके जॉइंट्स भी बचे रहेंगे। जी। एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, सप्लीमेंट्स, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलाभ, वंडरफुल टू हैव यू हियर। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन। अब हम अपने जॉइंट्स का ध्यान रखेंगे घर बैठे और डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे जैसे ही ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। इस सेक्शन के अंदर अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर अवरीन सिंह शाह से, जो कि हमारे साथ लुधियाना से जुड़ने वाले हैं ऑनलाइन कंप्यूटर के ज़रिए। और इनसे मिलना बहुत ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, मेल इनफर्टिलिटी और स्टोन्स के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जो मैं चाहती थी तोड़ना। और सबसे पहले इनके हॉस्पिटल का एक ऑडियो विजुअल देखते हैं, फिर इनसे बात करते हैं। डॉक्टर अवरीन, बहुत ही प्रोफेशनल हॉस्पिटल है आपका। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस। जैसे आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी और आपने बताया कि आप यूरोलॉजिस्ट भी हैं, आप सर्जन भी हैं, और एक टॉपिक जो आप बहुत जो मुझे अच्छा लगा, मेल इनफर्टिलिटी को भी केटर करते हैं। तो ये एक टैबू सब्जेक्ट है और मैं चाहूँगी इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्योंकि हमारी कंट्री में तो शायद मेल्स के लिए टेस्ट करवाना ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको कन्विंस करना कि आप एक बार अपना इनफर्टिलिटी टेस्ट भी कराओ। और मैं चाहूँगी इसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं। बहुत अच्छा टॉपिक पिकअप
किया मैम आपने। यू आर एक्चुअली राइट। ये होता क्या है कि हमारे यहाँ से एक टैबू बन रखा है, माइंड की थिंकिंग बन रखी है, स्पेशली मेल सोसाइटी के अंदर, कि जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फीमेल में ही होगी। बच्चा नहीं हो रहा तो फीमेल की प्रॉब्लम है, फीमेल के टेस्ट करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, स्कैन करवा लो, जितना पैसा खर्चना है फीमेल में खर्च लो। मेल को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कर पा रहे हैं तो हो पा रहा है। उसमें अब जो भी निकल रहा है, सीमन निकल रहा है, उसके अंदर शुक्राणु है नहीं है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर उनका सिंपल थॉट प्रोसेस ये रहता है कि अगर कर पा रहे हैं तो होगा ही, इसमें क्या है, इसमें हमारे में थोड़ी गलती हो सकती है। एंड इनफैक्ट अगर आप इस इन डेप्थ जाएं भी तो मेल को चेक करने के लिए एक सिंपल टेस्ट चाहिए होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम कुछ हाई फाई इन्वेस्टिगेशन करवाना है या कुछ करवाना है। एक सिंपल सीमन एनालिसिस से बातें शुरू होती हैं कि हाँ जो निकल रहे हैं, जो शुक्राणु आ भी रहे हैं, वो ठीक है कि नहीं। और मोस्टली इसी में ही गड़बड़ होती है। होता क्या है, देखो, प्रेगनेंसी होना इज 50% मेल का पार्ट एंड 50% फीमेल का पार्ट। फीमेल से एग आएगा, मेल के अंदर से शुक्राणु आएंगे, तब जाके बच्चा होना। तो फीमेल ने अकेले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेनी नहीं है। वो जो ये टैबू है, ये हटाना बहुत जरूरी है। अगर इनफर्टिलिटी के कोई पेशेंट्स हैं तो कुछ हैं तो दे शुड ऑलवेज गेट इट, मेक श्योर के मेल की सिंपल सीमन एनालिसिस से ही बहुत चीजें पता लग जाती हैं। अगर वो ठीक है तो ठीक है, देन यू कैन फोकस कि हाँ आप फीमेल की इन्वेस्टिगेशंस करवाएं या देखें। लेकिन अगर मेल के सीमन एनालिसिस में ही फर्क है, जो कि बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, 15-20 मिनट लगते हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाती है, और उसमें बहुत कुछ पता लग जाता है कि जो शुक्राणु है वो ठीक से निकल रहे हैं, उनका नंबर कैसा है, उनकी फॉर्मेशन कैसी है, उनकी शेप आकार कैसे हैं। और अगर उसमें गड़बड़ है तो आप उस पर फोकस कीजिए, है ना। और मेल इनफर्टिलिटी में जनरली प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि या तो वो ट्रीटेबल होती हैं कोई सर्जरी वगैरह से, या फिर कुछ मेडिसिन से, या फिर वो नहीं ट्रीट हो सकती। और अगर वो नहीं ट्रीट हो सकती तो तुम आप फीमेल की इन्वेस्टिगेशन करवा करवा के एटलीस्ट टाइम तो नहीं वेस्ट करें, कुछ फॉर्म्स ऑफ जो रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उस पर जाएं। करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत प्रॉब्लम कॉमन है। देसी दवाई खाएंगे, होम्योपैथी खाएंगे, सब खा लेंगे इधर उधर से, लेकिन चेकअप नहीं करवाएंगे। चेक नहीं करना, पता नहीं होना चाहिए कि कहाँ खड़े हैं। बस ये प्रॉब्लम। डॉक्टर अवरीन, किडनी स्टोन्स के लिए भी योर सेटअप इज़ वेरी फेमस, एंड इसके लिए एंड इवन प्रोस्टेट, जैसा मैंने सुना है, सो यू हैव सम न्यू टेक्निक्स फॉर ट्रीटिंग दीज प्रॉब्लम्स। सो अब मैं चाहूँगी आप ये भी बताएं मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिटेल में। मैम जनरली जो स्टोन्स रहते हैं, मैं किडनी स्टोन से शुरू करता हूँ। किडनी स्टोन्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोग पानी पीते नहीं हैं, और जनरली जिनको होते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक बार ट्रीट कर दिया तो वो दोबारा नहीं होंगे। बट उनको ये समझना है कि किडनी तो वहीं पड़ी है और आदतें भी वही खराब है। तो अगर पानी नहीं पियेंगे तो स्टोन्स दोबारा बनेंगे। तो जनरली वो जो पुराने जमाने में करते थे, तो पहले तो ओपन सर्जरीज होती थी स्टोन की, फिर उसके बाद एक पर पीसीएनएल नामक सर्जरी आई, जिसके अंदर पीठ से एक दूरबीन डालते हैं किडनी के अंदर और स्टोन को तोड़ते हैं और निकाल देते हैं। तो जनरली 36 आवर्स या 48 आवर्स का स्टे रहता है हॉस्पिटल में। अब 2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। तो उससे एडवांस जो चीजें अब आ रही हैं उसमें RARS आता है। RARS का मतलब ये है कि हम जो नॉर्मल ट्रैक्ट है जहां से आप यूरिन कर रहे हैं, उसी ट्रैक्ट से जाकर किडनी तक पहुंचकर हम किडनी के स्टोन को लेजर कर देते हैं, चूरा कर देते हैं, और वो सारा का सारा यूरिन में ही बह जाता है। इसमें पेशेंट जनरली 24 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। कोई कट नहीं लगता, पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटीज नेक्स्ट डे शुरू कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने एडवांसमेंट लेकर आए थे वो ये थी कि देर इज अ न्यू टाइप ऑफ लेजर, जो है थूलियम लेजर उसको बोलते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है वो कम हो जाती है। जो पार्टिकल्स हम बनाते हैं स्टोन को तोड़कर, वो ज़्यादा फाइन होते हैं। पेशेंट को पोस्ट सर्जरी सिम्टम्स कम रहते हैं, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। और इससे हम ये कर पा रहे हैं कि हम बड़े से बड़े स्टोन्स भी आराम से इसी सर्जरी के दौरान से कर पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम PCNL की टेक्निक अप्लाई करें। तो दिस इज वन एडवांसमेंट जिसमें वी वर द फर्स्ट इन लुधियाना। हम सबसे पहले लेकर आए थे इसको, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स इसका लाभ उठा चुके हैं, वेरी गुड रिजल्ट्स। पोस्ट सर्जरी जनरली एक ही टेंशन होती है कि रेजिडुअल नहीं रहना चाहिए, कोई पीछे स्टोन नहीं रह जाना चाहिए। तो अभी तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस सर्जरी के। तो इसके लिए हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला था इन पंजाब। वी वर द फर्स्ट वंस जिसको ये मिला था, फॉर स्पेशली फॉर दिस सर्जरी। एंड द सेकंड थिंग है जो आपने बात की थी, वो प्रोस्टेट की थी। तो प्रोस्टेट जनरली एक एल्डरली मर्दों की प्रॉब्लम है, जिसमें उनको यूरिन की तकलीफें होनी शुरू हो जाती हैं। और फिर बिकॉज मर्दों की बात हो रही है तो ये फिर नहीं मानते कि इनको तकलीफ होनी है, और बहुत लेट आकर फिर हॉस्पिटल में जब कुछ यूरिन बिल्कुल ही बंद हो जाता है, फिर आके हॉस्पिटल में बैठते हैं कि हाँ कि क्या हो गया। तो मोस्टली
जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोस्टेट की होती है, प्रोस्टेट पुरुष ग्रंथि बोलते हैं इसको। एंड इसकी जो मेडिकल मैनेजमेंट होती है, जो सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, और अगर मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं ठीक हो रहा है तो जो इसकी सर्जरीज होती हैं उसमें जो एडवांसमेंट हम लेकर आए थे, अगेन वही थूलियम लेजर इसमें भी चलती है। और इसका फायदा ये रहता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है अगर हम लेजर से कर रहे हैं। और जब लेजर से करते हैं, अगेन वो जो प्रोसेस है कि 2 दिन अस्पताल रहेंगे या 1.5 दिन अस्पताल रहेंगे, वो अगेन शॉर्टन होना जाता है कि आप विद इन 24 आवर्स या 36 आवर्स के अंदर आप पाइप फ्री, कैथेटर फ्री डिस्चार्ज हो जाते हैं और आप अगले दिन से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर लेते हैं। तो ये जो एडवांसमेंट्स हैं ये जनरली उन पेशेंट्स में और भी बेनिफिशियल हो जाते हैं जिनमें ब्लीडिंग का खतरा रहता है, कोई हार्ट का पेशेंट है या किसी की कोई खून पतला करने की दवाई चल रही है। तो उनमें बहुत फायदा हो जाता है इन चीज़ों का। जी। तो डॉक्टर अवरीन, ये तो बात हुई सर्जरी की और उनकी एडवांसमेंट्स। तो लेकिन इससे पहले तो दे से अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो ऐसा तो क्या सिम्टम्स हैं, ऐसे तो क्या सिम्टम्स हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोग शुरू से ही अपना ध्यान रखें, जिससे सो दैट दे कम टू नो कि अब ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, तो यूरोलॉजिस्ट के पास टाइमली चले जाएं, टाइमली कंसल्ट कर लें, सो दैट इट इज़ मैनेज्ड विद मेडिकेशन ओनली और मे बी सम प्रिकॉशंस। फॉर स्टोन्स तो मैम वाटर इज दी बेस्ट थिंग। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा है तो सबसे अच्छा है, आपको कभी स्टोन नहीं बनेगा। लोग समझते हैं कुछ खाने से स्टोन बन गया, कुछ ऐसा करने से स्टोन बन गया। अगर आपका पानी का इंटेक अच्छा है, आप जो मर्जी खाएं पिए, मोस्टली स्टोन बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका पानी का इंटेक ही नहीं अच्छा, तो आप जितना मर्जी परहेज रख लें, बीज वाली चीजें नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आपको स्टोन बनेगा ही बनेगा। हर एक के स्टोन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, किस चीज से वो बन रहा है। अगर आपको रेकरेंट स्टोन बन रहे हैं तो आपको एक बार एनालिसिस करा लेना चाहिए कि वो किस चीज से बन रहा है। और फिर एक प्रोस्क्राइब्ड डाइट्स होती हैं कि आपको ये खाना है, नहीं खाना है। तो उसमें जनरली सॉल्ट का इंटेक बोलते हैं कम रखें, पानी ज्यादा पिए, 2.5 से 3 लीटर का पानी रोज आप पिए। सॉल्ट इंटेक कम रखें, प्रोटीन्स का इंटेक कम रखें। प्रोटीन्स, अगर आप वेजिटेरियन है तो सोया और पनीर हो गया, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज सारा। इसमें कैल्शियम लोग जनरली छोड़ देते हैं कि नहीं, दूध वाली चीजें नहीं पीनी, बीज वाली चीजें नहीं खानी, उनसे होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जिसको कैल्शियम ऑक्सैलेट के स्टोन्स है वो भी कैल्शियम ले सकता है, लेकिन उसको जो बंद करना है वो ऑक्सैलेट होता है। तो ऑक्सैलेट होता है चाय में, ऑक्सैलेट होता है भिंडी में, आपका स्पिनच में, है ना, पालक में। तो ये सब चीजें नहीं बंद करते। और जिसको यूरिक एसिड के स्टोन्स है उसको बीज वाली चीजों का बोलते हैं, लेकिन जनरली ऑक्सैलेट वाला भी बीज वाली चीजें बंद करके बैठ जाता है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और पानी का ध्यान तो रहता ही नहीं। तो मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जैसा डॉक्टर अवरीन ने अभी अभी बताया, कि हर वो इंसान जिसे स्टोन्स हैं उसे बीज वाली चीज़ें खाना बंद करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एवरीबडी हैज़ टू कंसल्ट अ डॉक्टर और राइट अप्रोच के साथ ही चलना चाहिए। डॉक्टर अवरीन से अगर आप बात करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अवरीन, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। सो इट स्टार्ट्स विद बेसिक, जो प्रोस्टेट लेवल हमारा PSA इंक्रीज हो गया, बट देन इट लीड्स टू कैंसर एंड विच इज़ अगेन वेरी कॉमन दीज डेज। तो इसके बारे में मैं चाहूँगी। मैं प्रोस्टेट के बारे में बताता हूँ। मैम, प्रोस्टेट की एक तो एल्डरली प्रॉब्लम है, जनरली 40 इयर्स एंड अबव प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, एक पुरुष ग्रंथि रहती है जिसमें सब मर्दों के अंदर बढ़ना ही बढ़ना है। तो जनरली इसके बढ़ने के 2 कारण होते हैं, एक तो एज रिलेटेड जो सब में हो ही रहा है, या फिर कैंसर रिलेटेड। एज रिलेटेड अगर होगा तो वो मोस्टली सब में ही होता है। अगर कैंसर रिलेटेड होगा तो आपका PSA हेल्प करता है कि आप उसको एनालिसिस करवा के चेक कर लें कि कैंसर है कि नहीं। उसके अंदर एक एग्जामिनेशन हेल्प करती है, अगर एग्जामिनेशन से पता लग जाता है कि कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट कैंसर, जनरली जितने भी कैंसर होते हैं उनमें से कुछ अच्छा कैंसर है, बिकॉज बहुत स्लो ग्रोइंग कैंसर है। ये ऐसा नहीं होगा कि अगर कैंसर का नाम लग गया तो एकदम से जानलेवा हो जाएगा या कुछ होगा। इसने तकलीफें वही करनी है जो नॉर्मल प्रोस्टेट बड़ा होगा तो उससे होंगी। तो यूरिन की प्रॉब्लम्स होगी, पेशेंट को बार बार जाना पड़ेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरी धार, जो यूरिन की जो स्ट्रीम आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही, या अगर मैंने कर लिया है तो वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। वो रात को बार बार उठेंगे यूरिन करने के लिए, उनको जोर लगाना पड़ेगा यूरिन करने से, या यूरिन के अंदर ब्लड आ सकती है। तो जब आपको एक बार एनालिसिस हो जाता है, आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, और सिर्फ एक PSA की रिपोर्ट अकेली नहीं बोल देती कि आपको कैंसर है। PSA की रिपोर्ट के साथ एक एग्जामिनेशन, आपके यूरिन का एनालिसिस कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी PSA बढ़ जाता है। तो वो अकेला कारण नहीं होता कि PSA की रिपोर्ट देख ली और कैंसर कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता है। PSA की रिपोर्ट एक एग्जामिनेशन के साथ, एक यूरिन एनालिसिस के साथ, एक अल्ट्रासाउंड के साथ,
जनरली बैकअप की जाती है आपको लेबल करने के लिए कि हाँ आपको शायद प्रोस्टेट कैंसर है। प्रूव करने के लिए उसकी बायोप्सी होती है, टुकड़ा लेते हैं। जब टुकड़ा हो जाता है फिर हो जाता है कंफर्म, तो जनरली प्रोस्टेट कैंसर, बिकॉज मैंने बोला कि बहुत स्लो ग्रोइंग है, बहुत मोडेलिटीज हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। आपकी डायग्नोसिस पे कि वो कितना फैला हुआ है, हर स्टेज के रिलेटेड डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। ज्यादा फैला हुआ है तो भी बहुत अच्छी ऑप्शंस है कि आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कम फैला हुआ है तो सर्जिकल ऑप्शंस हैं जिसमें वो प्रोस्टेट का कैंसर पूरे का पूरा रोबोटिक सर्जरी के थ्रू निकाल ही दिया जाता है। और अगर मिडवे है कुछ या बहुत अर्ली स्टेज है तो जनरली कई बार कुछ भी नहीं करते, एक सिंपल टैबलेट दे देते हैं या कुछ सर्जिकल कैस्ट्रेशन कर देते हैं, गोलियां निकाल देते हैं, जिससे मोस्टली पेशेंट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग रन ठीक रहते हैं। बिकॉज ये ऑर्गन ऐसा है जिसमें कुछ जानलेवा होता नहीं है, तो सिर्फ एक फॉलो अप, अच्छा फॉलो अप जिसको आप डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं, अपना चेक रख रहे हैं कि पीएसए लेवल्स ठीक से मेंटेन्ड है, जो भी मैं दवाई या जो भी मैं ट्रीटमेंट कैंसर के लिए ले रहा हूँ वो उसको मेंटेन करके रख रहा है, अगर आप उतना भी करेंगे तो जनरली लाइफ ठीक रह जाती है। लापरवाही ही जनरली सब चीजों की प्रॉब्लम है। डॉक्टर अवरीन, जैसे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और जब मेरी कोशिश भी यही होती है हर शो में कि मैं उनके मिथ्स तोड़ूं, और यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी प्रॉब्लम्स की जहाँ तक बात है तो अक्सर लोग डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं गूगल से ही कुछ ना कुछ उन्हें रेमेडी मिल जाए, और आई थिंक वो करने से उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मेरे व्यूअर्स को समझाएं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गूगल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गूगल जनरली मोस्टली प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, पेशेंट्स के अंदर एंजाइटी ले आता है, वो और डर जाते हैं। बहुत मिथ्स हैं चीजों को लेकर। यूरिन के अंदर ब्लड आ गया तो उनको लगता है कैंसर है, जरूरी नहीं है, हो सकता है बट जरूरी नहीं है। इट कैन बी अ सिंपल इन्फेक्शन जिसके लिए आप दवाई खाएंगे वो ठीक हो जाएगी। दैट बीइंग सेड, हर प्रॉब्लम यूरिन की इन्फेक्शन भी नहीं होती। कई बार आप सोचते रहते हैं कि मेरे को जलन हो रही है यूरिन में तो इन्फेक्शन ही होगी, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, आप दवाई खा लेते हैं, जब आप गूगल कर लेते हैं आपको लगता है कि इन्फेक्शन, आप दवाई खा लेते हैं। ये भी जरूरी नहीं है। मेल्स के अंदर स्पेसिफिकली कई बार ये सारी चीजों की प्रॉब्लम या जड़ जो है वो प्रोस्टेट होती है। तो आप इन्फेक्शन की दवाइयां खा रहे हैं लेकिन आप प्रोस्टेट को एड्रेस ही नहीं कर रहे, तो आपका रेजोल्यूशन होने नहीं वाला। हर 2 महीने 3 महीने के बाद आपको सिम्टम्स होने वाले हैं। फीमेल्स क्या करती हैं, फीमेल्स को भी ये लगता है कि अगर यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इन्फेक्शन ही होगी। स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जिनके मेंसेस बंद हो चुके हैं, तो उनमें जनरली ये कंसर्न रहता है कि अगर यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन ही होगी, जो कि नहीं होता है। हम हर चीज के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, और यूरिनरी इन्फेक्शंस जनरली अगर होती भी हैं, जो यूरिन की रिपोर्ट आपने करवा ली उसमें पस सेल्स आ गए, इसका मतलब जरूरी नहीं है आपको इन्फेक्शन ही हो। बहुत और कारण होते हैं। स्पेशली फीमेल्स के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल होती है, उनके अंदर ईस्ट्रोजन जो है कमी हो जाती है, तो वहां पर हमको लोकली कुछ दवाई देनी पड़ती है लगाने के लिए, या हार्मोन्स देने पड़ते हैं उनके सिम्टम्स ठीक करने के लिए, और जिसका इन्फेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जनरली ये जो गूगल है ना, वो ये बता देता है कि 2+3 is 5, लेकिन ये नहीं बोलता कि 4+1 is also 5, है ना, 5+0 is also 5। तो वो कौन सा हम पे लागू होना ये नहीं बताता, तो हम उस पे सिम्टम्स डाल देते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सी चीज है क्या है वो एक हमेशा क्लिनिकल सेंस के बाद ही पता लगती है, क्लिनिकल इवेल्युएशन के बाद ही पता लगती है। तो वो मत करें, वो मिथ्स हैं, सारी मिथ्स हैं। तो ये मिथ्स को तो हमेशा एक डॉक्टर ही तोड़ पाएगा अगर आप अच्छे से उनको दिखाएंगे, अपना एग्जामिनेशन करवाएंगे, और कुछ भी नहीं टाइम लगता है, हार्डली घंटों का काम है कि अगर आप एक अच्छे से प्रॉपर इवेल्युएशन कर लें, आप कैंसर वाली डर वाली चीजों से भी दूर हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ सिंपल सी जो बीमारी है अगर वो पकड़ी जाएगी तो रिजॉल्व भी हो जाएगी, नहीं तो वही सर्कल में आप घूमते रहेंगे, आप 3 3 महीने में वही दवाइयाँ खाते रहेंगे और आप ठीक भी नहीं होंगे। थैंक यू डॉक्टर अवरीन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मैम। तो व्यूअर्स, मैं चाहूँगी डॉक्टर अवरीन का ये इंटरव्यू आप संभाल के रखें। शाह हॉस्पिटल और डॉक्टर अवरीन के नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दोबारा दिए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ के साथ। थैंक यू।